गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा गीता। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन वाला पेपर पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने आर्थिक प्रबंधन के अंतर्गत कुछ टॉपिक पढ़े थे, जहाँ से हमने खत्म किया है उससे आगे शुरू कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। मैंने कुछ सोर्स बताए थे, विद्यालय में आय के स्रोत थे, तो क्या स्रोत थे उनमें से कुछ बता दिए थे मैंने। नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, या इस समय हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें से जो स्रोत है वो है विद्यालय को समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहयोग। विद्यालय को समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहयोग ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। इसको देख लेते हैं। इसको आय के स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं, समुदाय किस प्रकार से विद्यालय को धन देता है, उसको देख लेते हैं। इसको हम मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है जो समुदाय जिस समुदाय के अंतर्गत विद्यालय है, उस विद्यालय में समुदाय के जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को शुल्क के रूप में धन दिया जाता है। वो धन होता है, उसके रूप में क्या होता है, धन प्राप्त होता है। उसको प्रधानाचार्य या प्रबंधक अपनी सुविधा के अनुसार विद्यालय के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए धन को व्यय करता है, उसका उपयोग करता है। दूसरा है दान के रूप में। मैंने बताया तमाम तरीके की समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, शिक्षा प्रेमी होते हैं और समुदाय से संबंधित और भी व्यक्ति होते हैं जो जिनमें लोक कल्याण की भावना होती है और शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग दान के रूप में भी धन देते हैं, भूमियाँ देते हैं, जमीनें देते हैं, जिन पर विद्यालय को बनाया जाता है, स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं। तीसरा है पुरस्कार के रूप में। पुरस्कार के रूप में भी धन प्राप्त होता है। जैसे कभी कोई विद्यालय का छात्र या विद्यालय को किसी भी फंक्शन में या किसी वार्षिक फंक्शन में या समुदाय फंक्शन में प्रथम स्थान प्राप्त होता है, उस स्थिति में शिक्षा प्रेमी, समाज सेवी या और गणमान्य व्यक्ति, खासतौर से व्यक्तिगत रूप से कोई छात्र प्रदर्शन करता है तो उसे पुरस्कार देते हैं, धन देते हैं। और भी यदि विद्यालय कहीं प्रतिभा करता है और वो प्रथम स्थान पर आता है, उस विद्यालय को भी समुदाय से धन प्राप्त होता है इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में। तो उस धन का जो प्रबंधक होते हैं या प्रधानाचार्य होते हैं, उनका सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जाए, वो ये इस बात को तय करते हैं। तो विद्यालय से समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहयोग किस प्रकार से मिलता है, मैंने बताया। अगला है विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धनराशि। अब विद्यालय में कुछ संपत्तियां होती हैं, स्थायी अस्थायी दोनों तरह की होती हैं। उन दोनों तरह की संपत्तियों से जो धन मिलता है, जो धन अर्जित होता है, उसको प्रधानाचार्य बेहतर तरीके से उसका किस प्रकार इस्तेमाल कर सकता है, उसको वो निर्धारित करता है, निर्णय लेता है। तो इसमें से पहला है कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि भी विद्यालय के पास होती है। बहुत सारे विद्यालय होते हैं जिनके पास अपनी भूमियां होती हैं। उनमें से कुछ भूमि कृषि योग्य होती हैं जिनमें खेती की जाती है। इसको दो तरीके से इससे धन अर्जित होता है। पहला तो जो प्रधानाचार्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद खेती करवाते हैं या खेती करवाकर जो धन अर्जित होता है उसको अर्जित करते हैं। दूसरा, इसको पट्टे पर उठा देते हैं या लगान पर उठा देते हैं। उससे वार्षिक रूप से जो धन प्राप्त होता है उसको अपने अनुसार सर्वोत्तम उसका प्रयोग करते हैं, धनराशि का सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है विद्यालय। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जिनके पास जमीन के अतिरिक्त कुछ बागान वाली भूमि होती है, बागान होते हैं। उन बागानों से जो धन अर्जित होता है, उस धन को अर्जित करके, उस धन को प्राप्त करके प्रबंधक या विद्यालय के प्राचार्य हैं उसका सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं। तीसरा है भवन किराया। विद्यालय के पास जमीन के अलावा, बाग के अलावा कुछ भवन होते हैं, कुछ भवन का निर्माण करते हैं जिनमें अतिरिक्त कक्ष होते हैं। अतिरिक्त कक्षों को किराए पर वार्षिक समारोह के लिए, शादी समारोह के लिए या सामूहिक समारोह के लिए किराए पर दिया जाता है। उस किराए से अर्जित जो आय होती है उनको प्रबंधक या प्रधानाचार्य अपनी निर्णय के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इसका सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं। ये भी एक आय का स्रोत है। तीसरा है ग्राम पंचायत निधि, अर्थात ग्राम पंचायत के स्तर पर सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, जो ग्रांट दी जाती है, जो निधि दी जाती है, उसका प्रयोग भी प्रधानाचार्य अपने निर्णय के अनुसार या विद्यालय में सर्वोत्तम प्रयोग के लिए करते हैं। इसके अलावा भी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी विद्यालय को अपने स्तर पर धन देते हैं। इसका प्रयोग भी प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है या स्कूल प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ये कुछ धनराशि थी
को प्रबंधन प्राप्त करते थे। अब अगला टॉपिक है कच्चा कच्च प्रबंधन। कच्चा कच्च प्रबंधन की बात करेंगे। जैसा कि मैंने वैदिक काल पढ़ाया था, बौद्ध काल पढ़ाया था, मुगल काल पढ़ाया था, इसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था को मैंने हाईलाइट किया था। उसमें भी क्या था, कच्चा कच्च प्रबंधन की जो अवधारणा है वो आधुनिक अवधारणा नहीं है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कच्चा कच्च प्रबंधन वैदिक काल में भी, क्या मैंने वैदिक काल में शिक्षा बताई थी, उसमें क्या होता था, जो भी छात्र होते थे वो क्या करते थे, कच्चा कच्च की स्वयं व्यवस्था करते थे। कच्चों को साफ करना, साफ सफाई करना, कच्चों जो भी पढ़ाई से संबंधित सामग्री है उसका रखरखाव करना, उसकी देखभाल करना और तमाम कच्ची प्रबंधन को, वो कच्चा से संबंधित प्रबंधन को बेहतर तरीके से करते थे। लेकिन आधुनिक जो आज की विचारधारा है, आधुनिक अवधारणा है, उसमें चीजें बदली हैं। उसमें बदले हुए स्वरूप में, जैसे मैंने बताया था कि प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे या देवालय होते थे या आश्रम होते थे, उनमें कच्चा कच्च में बैठने की व्यवस्था थी। छात्र जमीन पर बैठते थे, पंक्तिबद्ध होकर बैठते थे, अनुशासन प्रिय रहते थे, कच्चा में किसी प्रकार का मैदान नहीं होता था। इस अवधारणा को अब यहाँ पर आके थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब चूंकि उस समय जो भी शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा केंद्रित थी, शिक्षक ही पूरी शैक्षिक व्यवस्था पर हावी रहते थे। यहाँ पर क्या हुआ है, आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक के साथ साथ जो छात्र होते हैं उनको भी केंद्र बिंदु माना जाता है। सारी शैक्षिक विधियाँ, शैक्षिक गतिविधियाँ छात्रों को केंद्र बिंदु मानकर की जाती हैं। इसलिए कच्चा कच्च प्रबंधन में छात्रों की भूमिका को भी इस समय माना जाने लगा है। इसलिए कक्षाओं से संबंधित जो व्यवस्था होती है उसमें शिक्षक और छात्र दोनों क्या करते हैं, दोनों ही सहयोगपूर्ण तरीके से व्यवस्था करते हैं। तो ये इसका अर्थ देख लेते हैं। कच्चा कच्च प्रबंधन का अर्थ क्या है, कक्षा से संबंधित जो भी टूल्स होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, उनका सर्वोत्तम प्रयोग ही कच्चा कच्च प्रबंधन है। ये इसकी पुरानी अवधारणा थी। अब आधुनिक अवधारणा में ये है, आधुनिक विचारधारा में ये है कि कच्चा कच्च के अंतर्गत, कच्चा कच्च प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय एवं भौतिक जितने भी संसाधन होते हैं उन दोनों का ही सर्वोत्तम प्रयोग करना होता है, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। अर्थात जो भी टीचिंग और लर्निंग की बात होती है उन दोनों को ही क्या किया जा सके, उसको प्रभावी बनाया जा सके, उसको गति दी जा सके, उसको सरल तरीके से सीखा जा सके। तो ये शिक्षण कच्चा कच्च प्रबंधन का अर्थ हुआ। अब कुछ परिभाषाएं तमाम विद्वानों ने दे रखी हैं। उनमें से पहली परिभाषा मैंने श्रीमती आरती शर्मा के द्वारा दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, इसको देख लेते हैं। इस परिभाषा के अनुसार उन्होंने कहा है, कच्चा कच्च प्रबंधन के उन समस्त तत्वों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसको उनका आशय ये था कि कच्चा कच्च प्रबंधन के अंतर्गत जितनी भी क्रिया होती हैं उन सबको शामिल कर दिया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अर्थात कच्चा कच्च प्रबंधन में उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण, सिखाने की और पढ़ाने की, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्रभावित करते हैं। दूसरी परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी देख लेते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार ये कहते हैं, कच्चा कच्च प्रबंधन का अभिप्राय भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से है। जो एक बार देखते हैं, कच्चा कच्च प्रबंधन का अभिप्राय भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से है, जो शिक्षण अधिगम संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं दक्षतापूर्ण बनाते हैं। इनका तात्पर्य है कच्चा कच्च प्रबंधन से तात्पर्य जो है वो है जितने भी कच्चा शिक्षण से संबंधित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है उसमें मानवीय एवं भौतिक दोनों की बात की उन्होंने, मानवीय भौतिक संसाधनों के प्रयोग से है। जो कच्चा कच्च जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावशाली बनाते हैं या उसको दक्षतापूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो ये कच्चा कच्च प्रबंधन की परिभाषा थी। अपने सरल शब्दों में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कच्चा कच्च प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उनका इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है जिनके द्वारा शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावशाली तरीके से संपन्न किया जा सके या इफेक्टिवली उसको संपन्न किया जा सके। तो ये शिक्षण अधिगम
कच्चा कच्छ प्रबंधन की परिभाषाएं थी। तो आगे देखते हैं कच्चा कच्छ प्रबंधन के उद्देश्य। अब इसको समझ लेते हैं। पहला उद्देश्य की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य देखेंगे एक बार। पहला है इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं तो मिटा देता हूं इसको मैं। आगे चलते हैं हम लोग। मैंने कहा पहला उद्देश्य है कच्चा कच्छ प्रबंधन का उद्देश्य देखते हैं। कच्चा कच्छ क्लासरूम की बात करते हैं। कच्चा कच्छ प्रबंधन का उद्देश्य इसको देखते हैं। पहला उद्देश्य है कक्षा शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावशाली बनाना। ठीक है। दूसरा है कक्षा में या कच्चा कक्ष में, क्लासरूम में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा है कच्चा कक्ष में शैक्षिक वातावरण तैयार करना। ठीक है। कच्चा कच्छ प्रबंधन की बात करते हैं तो पहला तो क्या है, शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावशाली बनाना। ठीक है। शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावशाली बनाना। दूसरा कच्चा कच्छ प्रबंधन में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा है कच्चा कक्ष में शैक्षिक वातावरण तैयार करना। अर्थात क्लासरूम में सबसे पहले क्या किया जाए, इस प्रबंधन के अंतर्गत शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाए। छात्र को क्लास में आने के बाद लगे कि नहीं, इससे अच्छा वातावरण पढ़ने के लिए कहीं नहीं हो सकता, इसलिए बच्चा क्या हो, मेंटली तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। अगला है चौथे को देखते हैं। कच्चा कक्ष को या क्लासरूम में लिख लेते हैं आप लोग। क्लासरूम को सुविधा संपन्न बनाना। इसको समझते हैं। छात्रों को किसी भी तरीके की किसी भी प्रकार से बाधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्लास को क्या किया जाए, सुविधा संपन्न बनाया जाए। छात्र को लगे कि हम यहाँ पर बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रकाश की पूरी व्यवस्था हो, लाइट की पूरी व्यवस्था हो, हम कहना चाह रहे हैं। दूसरा, हवा शुद्धता से आती हो, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो, पंखों की प्रॉपर व्यवस्था हो, सब साफ सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, ताकि आधुनिक समय में लग्जरी रूम की बात करते हैं वैसी व्यवस्था हो, ताकि छात्र बिना किसी बाधा के अपनी शैक्षिक कार्य को संपन्न कर सके। अगला है, नेक्स्ट है, उसको देखते हैं। पांचवा है अधिगम को स्थायी बनाना। अधिगम को स्थायी बनाना। इसका तात्पर्य है कि कच्चा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत जो टीचिंग मेथड्स हैं, मटेरियल है, अर्थात स्टडी मटेरियल है या टीएलएम है, उसको भी अच्छे तरीके से तैयार किया जाए और
अपने कंटेंट को क्लियर करने के लिए शिक्षक इस मटेरियल का इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें, ताकि छात्र जो भी विषय वस्तु पढ़ रहा है वो स्थायी रूप से उसको सीख सके। तो ये कच्चा बैच प्रबंधन के कुछ उद्देश्य थे जो मैंने बताए। आगे इसको लिखना चाहे तो लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको मिटाता हूं, इसको देखते हैं। अगला टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन। इसको देखते हैं, या टीएलएम बोलते हैं इसको, शिक्षण अधिगम सामग्री को टीएलएम, टीएलएम का प्रबंधन, का मैनेजमेंट। ठीक है, टीएलएम लिख देते हैं यहाँ पे, बाकी लिखा हुआ है, समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन, इसको समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों रखा गया। जब वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन की भी बात करते हैं। हमने पहले पढ़ाया था कि वैदिक कालीन शिक्षा में या मुगल कालीन शिक्षा में या बौद्ध कालीन शिक्षा में सबसे ज्यादा जो रहता था वो शिक्षकों पर रहता था। छात्रों की उसमें उपेक्षा की जाती थी। छात्रों की क्या रुचियां हैं, क्या उनकी योग्यता है, क्या उनकी जरूरतें हैं, उनको ध्यान नहीं रखा जाता था। लेकिन जब से शिक्षा में मनोविज्ञान ने प्रवेश किया तब ये आवश्यकता महसूस की गई कि छात्रों की रुचि, उनका अध्ययन, उनकी योग्यता, उनकी रुचियां, उनकी अरुचियों को पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। यदि छात्रों की इन सारी योग्यताओं को ध्यान नहीं रखा जाएगा तो छात्र जो भी चीज सीख रहा है बेहतर तरीके से उसका अनुभव नहीं कर सकता, नहीं सीख सकता। इसलिए आधुनिक काल में ये व्यवस्था की गई कि छात्रों को, शिक्षकों को अपने कार्य को रुचिपूर्ण तरीके से, छात्रों की रुचि के अनुसार और छात्रों को प्रभावपूर्ण सिखाने के लिए कुछ नए इनोवेशंस किए जाए, कुछ नई चीजों की खोज की जाए, ताकि छात्र अपनी विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। इसलिए उसमें छात्रों की रुचि को बनाए रखने के लिए और छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, छात्र आसानी से चीजों को सीख सके, इस बात के लिए क्या किया गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण किया गया। मैंने बताया, पिछली बार भी बताया था, इसके लिए विभाग की तरफ से प्रत्येक अध्यापक के अकाउंट में 500 रुपए वार्षिक दी जाती है, ताकि जो भी शिक्षक हैं, जो भी अपना कंटेंट पढ़ाते हैं, ये अपनी विषय वस्तु पढ़ाते हैं, उनको छात्रों के सामने स्पष्ट करने के लिए कुछ मटेरियल एड्स का निर्माण कर सकें, कुछ सहायक सामग्री का निर्माण कर सकें, जो कि पढ़ाते समय छात्रों की विषय वस्तु को स्पष्ट कर सके और छात्रों का जो अधिगम हो वो स्थायी हो सके। इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इसका उद्देश्य लिख लेते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का उद्देश्य लिख लेते हैं, इसको देखेंगे। का उद्देश्य कुछ परिभाषाएं हैं, आप लोग समझ लेंगे, कुछ टफ नहीं है। आपके शर्मा की जो है परिभाषा है और द्विवेदी साहब की परिभाषा है और तमाम शिक्षा शास्त्री में उनकी परिभाषाएं हैं। उनका तात्पर्य ये है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रबंधन वैसा प्रबंधन है जो शिक्षकों द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी कक्षा को, अपने पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, छात्रों को ज्यादा से ज्यादा या स्थायी अधिगम कराने के लिए सर्वोत्तम प्रयोग उनका कर सके। तो ये कुछ अर्थ और परिभाषाएं थी, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रबंधन का उद्देश्य। ठीक है, ये प्रबंधन का उद्देश्य देखेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 तो बात ये होती है कि जो उद्देश्य होता है वो होता है टीएलएम
के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। ठीक है, लिख लें आप लोग की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, को बढ़ाना। अगली बात करेंगे हम लोग नंबर 2 की बात करेंगे। अगला इसका उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों की विषय वस्तु में रुचि बनाए रखना। लेकिन मैं नहीं लिखूंगा इसको, ऐसे ही बोल देता हूँ, छात्रों की विषय वस्तु में रुचि बनाए रखना। और तीसरा है छात्रों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा जो भी शिक्षण कार्य किया जा रहा है, जो भी सिखाया जा रहा है उसको स्थायी रूप से सिखाना, अर्थात छात्रों का स्थायी अध्ययन कराना। तीसरा है टीएलएम का जो निर्माण किया जाता है उस निर्माण में जो विकार की वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाना। और चौथा, जो भी टीएलएम बनाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना। पांचवा है इसका जो संरक्षण है वो बेहतर तरीके से किया जाए, एक से ज्यादा वस्तु के लिए किया जाए। और अगला है इसका टीएलएम का जो इस्तेमाल है वो एक से ज्यादा कक्षाओं के लिए किया जा सके। ये इसके कुछ उद्देश्य थे जो मैंने आपको बताए। अगला टॉपिक देखते हैं। ये कुछ उद्देश्य हो गए। अगला है कक्षा टीएलएम प्रबंधन की प्रक्रिया, कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया हम लोगों ने आगे बता दी थी। उसमें कुछ बातें थी। पहला था वातावरण, बता दिया था मैंने, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए क्लास का, वातावरण ऐसा होना चाहिए कि छात्र को लगे कि हाँ क्लास में पढ़ने के लिए, इस जगह पढ़ने के लिए पढ़ने का सर्वोत्तम वातावरण है, अर्थात इस माहौल में प्रत्येक छात्र आसानी से पढ़ सकता है। दूसरी बात बताई थी मैंने, बैठक व्यवस्था बताई थी। प्राचीन काल में बैठक व्यवस्था नहीं थी, जमीन पर छात्र बैठते थे, चटाई पर बैठते थे और पंक्तिबद्ध बैठते थे। इस समय छात्र कुर्सी पर बैठते हैं या टाट पट्टी पर बैठते हैं, यहाँ भी पंक्तिबद्ध होकर बैठा जाता है। अनुशासन की बात की थी, वहाँ छात्र अनुशासित थे। यहाँ भी कक्षा कक्ष प्रबंधन में कोशिश की जाती है या प्रयास किया जाता है कि छात्र अनुशासित होकर बैठे, किसी भी तरह की कोई भी बाधा शिक्षण कार्य में ना हो, शिक्षण अधिगम में ना हो। अगली बात करते हैं वो है कक्षा का उचित आकार, अर्थात कक्षा में छात्रों की संख्या प्रॉपर होनी चाहिए। कक्षा में न तो छात्र बहुत ज्यादा होने चाहिए और न ही कंजेस्टेड स्थिति होनी चाहिए। इसलिए कक्षा का आकार कैसा हो, प्रॉपर हो, सही हो, ठीक हो, बीच का हो। नेक्स्ट बात करते हैं वो है जो शिक्षण विधियां हैं, उन शिक्षण विधियों का क्लास में उचित इस्तेमाल किया जाए, उचित रूप से प्रयोग किया जाए। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनको शिक्षकों द्वारा क्या किया जाए, छात्रों की रुचि के अनुसार, छात्रों की योग्यता के अनुसार, छात्रों की अभिरुचि के अनुसार उनको रखा जाए, ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी पाठ्य वस्तु है उसको बेहतर तरीके से स्पष्ट किया जा सके। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है स्टूडेंट, अगली स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की स्लाइड में बस इतना ही। आगे लर्निंग कॉर्नर पढ़ेंगे, कुछ और भी आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। थैंक यू। आपको यदि कोई क्वेरीज करनी हो तो कर सकते हैं।